युद्ध किसी भी देश में क्यों ना हो, उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। वर्ल्ड वॉर टू में एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच में युद्ध हो रहा था। इस युद्ध ने बंगाल फैमिन को और भयानक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जिस फैमिन ने बंगाल, प्रेजेंटली वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में 30 लाख से अधिक लोगों को भूखमरी, बीमारी, कुपोषण का शिकार बना के बड़े बेरहमी से मार डाला। एक थ्योरी बंगाल फैमिन का जिम्मेदार नेचुरल कॉजेस को मानता है तो दूसरी थ्योरी बंगाल फैमिन को मैन मेड फैमिन भी कहता है। टिल टुडे इस घटना को डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, लेकिन अगर आप इसको एक इंडियन और ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको ये फैमिन मैन मेड ही दिखाई देगा। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल फैमिन के कारण क्या था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। द ग्रेट डिप्रेशन के बाद पूरे विश्व में आर्थिक संकट मंडराने लगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इससे बच नहीं पाई। इसका सबसे बड़ा असर क्रेडिट मार्केट पे पड़ा। क्रेडिट मार्केट में कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए गए, जिसके चलते बंगाल में फार्मर्स को अपनी खेती करने में बहुत सारे दिक्कतें आने लगे, क्योंकि बिना पैसा खेती करना किसानों के लिए नामुमकिन सा था। बाजार से कोई लोन किसानों के लिए नहीं मिल रहा था। ऊपर से ब्रिटिश सरकार सिर्फ दो ही कैटेगरी के लोगों को फेवर कर रही थी। एक था लैंडलॉर्ड्स अपर टायर, जिसको जमींदार भी कहा जाता है, और दूसरा था जोतेदार, जो वेल्दी पेजेंट्स हुआ करता था। फार्मर्स के पास इन दोनों से उधार लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब फार्मर्स उधार नहीं चुका पाता था तो ये लोग इनकी जमीन पे कब्जा कर लेता था। ऊपर से जब तक किसान अपना उधार नहीं चुकाता तब तक उनको जमींदार और जोतीदार के लिए काम करना पड़ता था। अन्याय और अत्याचार करके बहुत सारे किसानों से जमीन छीन ली गई और उनको एक स्लेव जैसे बना के अपने खेतों पे काम करवाने लगा। फार्मर्स जितने भी क्रॉप्स उगाते थे, जमींदार और जोतेदार सभी अपने लिए और मार्केट में अच्छे रेट में सेल कर देते थे। किसानों को सिर्फ 2 वक्त की रोटी जितना अनाज देते थे। हालांकि बंगाल में चावल का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीन छीनकर उन्हीं को नॉमिनल सैलरी देकर अपनी खुद की जमीन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए क्रॉप्स उगाने पर मजबूर कर दिया, और उस क्रॉप्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी सेना और अलाइज फोर्स के सेनाओं के लिए डिफरेंट वार फ्रंटियर में बेच दिया करता था। बंगाल का अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर था। साल भर वाटर बॉडीज राइस का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरे बंगाल, स्पेशली इन द कोस्टल लाइन ऑफ सुंदरबन एरिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। रिवर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही पूरे बंगाल में क्रॉप्स डिस्ट्रीब्यूट होते आ रहे थे। लेकिन 1890 की दशक में रेलवे की विकास ने नेचुरल ड्रेनेज को ब्लॉक कर दिया और पूरे क्षेत्र को अनगिनत पुअर ड्रेनेज सिस्टम की ओर ढकेल दिया, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक सिल्टिंग की वजह से अनचाही फ्लडिंग और स्टैग्नेंट वाटर हर कहीं होने लगा। अल्टीमेटली इसके कारण क्रॉप्स प्रोडक्शन में काफी हद तक रुकावटें आई, साथ साथ वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक मलेरिया और कलेरा के लिए अधिक सक्षम वातावरण बनाया। सिर्फ बंगाल में 1901 से लेकर 1941 तक पॉपुलेशन में 43% का ग्रोथ दिखने को मिला। 1941 के सेंसस अनुसार बंगाल का पॉपुलेशन 6 करोड़ से अधिक हो चुका था। इसी समय पर पूरे भारत का पॉपुलेशन 37% बढ़ चुका था। 1942 में जब जापान ने बर्मा पर हमला किया तब 5 लाख से भी ज्यादा लोग वहां से भागकर मणिपुर के रास्ते बंगाल पर आए। इस वक्त तक जितने भी लोग बंगाल पे थे उनके लिए भी खाना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था। ऊपर से और लोग बंगाल पे आ रहे थे। ब्रिटिश सरकार भी जापान का इन्वेजन बर्मा में देखकर और घबराने लगे और उन्हें ये डर हुआ कि अगर जापान ने बंगाल को भी अटैक कर दिया तो हालत और भी बुरी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने और ज्यादा फौज को बंगाल में डिप्लॉय करना शुरू किया। यूएसए, चाइना, ब्रिटेन और इंडियन ट्रूप्स को बंगाल प्रोविंस पे लाया गया। जो खाने की किल्लत बंगाल पे था, आर्मी के नंबर्स बढ़ने से किल्लत और ज्यादा हो गया, क्योंकि खाना आर्मी के लिए सप्लाई होने लगा। ब्रिटिश पूरे तरीके से कंफर्म थे कि जापान डेफिनेटली बंगाल पर अटैक करेगा। इस एंटिसिपेशन को मद्देनजर रखकर ब्रिटिश मिलिट्री ने ईस्टर्न एंड कोस्टल बंगाल पर
प्रीएम्प्टिव टू प्रोंग्ड स्कॉच अर्थ को लॉन्च किया। इसका मतलब ये होता है अगर कोई दुश्मन आपको अटैक करने के लिए आए तो रास्ते में आपके खिलाफ यूज में आने वाले जितने भी एडवांटेजेस है उसको पहले ही नष्ट किए जाए। तो इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए बंगाल के कई सारे जगहों पर जैसे कि नौखाली, डेका, मायमेंसिंग, नादिया, इन जगहों पे जितने भी एसेट्स थे सभी को डिस्ट्रॉय कर दिए। उदाहरण के तौर पर राइस बोट्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। जितने भी बोट्स जो 10 लोगों को ट्रांसपोर्ट करता था उन सभी बोट को जला दिया गया, नष्ट किया गया। लगभग 45,000 से ज्यादा बोट्स को नष्ट किया गया। इस वजह से कई सारे किसानों अपने राइस ट्रांसपोर्टेशन फिश बिजनेस को ठप करने में मजबूर हो गया और ब्रिटिश सरकार का ये पॉलिसी ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए काफी थी। फैमिन चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लोग भूख से मर रहे थे, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने ये सब करके लोगों का जिंदगी और बदतर बना दिया। बर्मा के हार के बाद राइस प्राइस में इन्फ्लेशन आते देख 1942 के बीच महीने आते आते कई सारे इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स ने राइस के ऊपर इंटर प्रोविंशियल ट्रेड्स बंद कर दिए। जनवरी 1942 में पंजाब ने अपने गेहूं के एक्सपोर्ट्स में पाबंदी लगा दी और कलकत्ता में गेहूं की कमी साफ झलकना शुरू हो गया और इस वक्त तक राइस का प्राइस ऑलरेडी आसमान छूना शुरू हो चुका था। बर्मा में लड़ाई हारने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे बंगाल में लोगों को 2 हिस्से में बांट दिए, प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्लास में ज्यादातर भद्र लोग शामिल थे जो सोसाइटी के अपर क्लास में आते थे। ये लोग सोशली मोबाइल, एजुकेटेड, अर्बन और वेस्टर्न वैल्यूज और मॉडर्नाइजेशन का समर्थन करते थे। इस कैटेगरी में अन्य लोग को भी शामिल किया गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता था, चाहे वो आर्म फोर्सेस या क्लरिकल जॉब्स करने वाला हो। और जितने भी पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग थे उनको भी प्रायोरिटी कैटेगरी में ही डाला गया। नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी में बंगाल का सभी गरीब किसान, बैकवर्ड क्लासेस के लोग, आदिवासी जनसाधारण और बर्मीज रिफ्यूजीज थे। और ये नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी में आने वाले लोगों का संख्या प्रायोरिटी कैटेगरी आने वाले लोगों की संख्या से ज्यादा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राशन उसी हिसाब से बांटने लगे। प्रायोरिटी कैटेगरी के लोगों के पास मोर देन इनफ फूड सप्लाई हुआ करता था, लेकिन नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी के लोग भूखमरी से मरने लगा। भूखमरी के हालत से मरने के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी अलाइज विश्व के कोने कोने पे लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उन सभी को राशन ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल से ही भेजा करता था। 1942 के दिसंबर महीना के शुरू में ही ब्रिटिश हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, जिनमें से जॉन हर्बर्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल, वाइसरॉय लियो एमरी, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जनरल क्लॉड एचुलेक, कमांडर इन चीफ एंड एडमिरल लुई माउंटबैटन, इन सभी ने ब्रिटेन में बंगाल के लिए फूड इंपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन चर्चिल वॉर कैबिनेट द्वारा इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। बंगाल के फैमिन का हालत जाहिर करने के बावजूद कोई राहत नहीं भेजा गया। बदले में विंस्टन चर्चिल जो यूके का प्राइम मिनिस्टर था उसने ये कह दिया इट वॉज देयर फॉल्ट फॉर ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स, और उसने ये भी कहा Why hasn't Gandhi died yet? इस फैमिन ने लगभग 30 लाख से अधिक लोगों की हत्या की और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार ही था। लोगों का इतना बुरा हालत हुआ कि वो बीच रास्ते में खाने की तलाश करते करते मर जाते थे और उनका बॉडीज को वल्चर और कुत्ते खाते थे। बच्चों को भीख मांगने का अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। औरतें अपने जिस्म बेचकर पेट भरने लगा। पति अपनी पत्नी को त्याग देता था और पत्नी भी पतियों को छोड़कर अपने सर्वाइवल के लिए बड़े बड़े शहरों में प्रोस्टिट्यूशन का काम करने चली जाती थी। टीनेज लड़कियों को जमींदार, जोतेदार, प्रायोरिटी कैटेगरी के लोग अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। हर कहीं चोरी चकारी, क्राइम रेट्स, रेप, लड़कियों का दलाली बढ़ने लगा। ये दृश्य इतना खतरनाक था कि आज के दिन भी बंगाल में लोग इस घटना को याद करके कांपने लगता है। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज का हिपोक्रेसी का हद देखिए। विंस्टन चर्चिल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज उसे दिया जाता है जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है, और इसको इतने सारे लोगों को जानबूझकर मरने देने के बावजूद इसे नोबेल प्राइज दिया गया। गाइज, एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट इज नॉट बेस्ट।